वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है स्वप्रेरण समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अन्योन प्रेरण की। अन्योन मतलब होता है दूसरे से प्रेरित होना। हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक की, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। पहले तो नाम लिख लें, अन्योन प्रेरण। इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो इसका नाम हो गया। अब ये है क्या, जरा इस पे ध्यान देना। देखिए, आप लोग देखते हैं कभी कभी कोई सीरियल या मूवी में कोई स्पेशल ड्रेस पहन के एक कोई नायक और नायिका आ जाता है। उसको देख करके आम जनता प्रभावित होती है और वही ड्रेस बनवा लेती है। तो ये है अन्योन प्रेरण, यानी दूसरे को देख करके खुद में जो चेंज लाया गया। बहुत बार हेयर स्टाइल नई नई डिजाइन की आती, जैसे तेरे नाम एक स्टाइल चली थी। वो हालांकि देन थी अब्दुल कलाम की, शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन वो फेमस ना हो पाई। बाद में वो पिक्चर आने के बाद फेमस हुई। खैर, तो अन्योन प्रेरण का भावार्थ समझना, दूसरे को देख करके अगर हम कुछ सीखें, अपने आप में चेंज लाएं, तो उसे हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। अब यहां फिजिक्स में कैसे लगेगा, जरा इसकी बात करते हैं। तो देखिए, हमने किया क्या, एक प्राथमिक कुंडली ले ली, मतलब पहला नंबर इसलिए प्राथमिक नाम बोलेंगे, शुरुआत वाली। एक कुंडली है ये, या एक सर्किट है। सर्किट में देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले हमने एक धारा नियंत्रक जोड़ा है, उसके बाद एक सेल या बैटरी जोड़ दो, और उसके बाद एक स्विच लगा दो। स्विच को कुंजी कहते हैं। ये प्लस माइनस, ये बैटरी हो गई, ये हमारा धारा नियंत्रक RH हो गया। यहां से एक धारा ऐसे इसमें प्रवाहित होगी। ध्यान देना भाई जी, ऐसा ही स्वप्रेरण बनाया था मैंने डायग्राम। अब इसमें अंतर क्या है, इसके ठीक बगल में एक पड़ोस में और कुंडली बनाइए। इस कुंडली में केवल धारा मापी जोड़ना है। क्या जोड़ना है तुम्हें? धारा मापी, यानी गैल्वेनोमीटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो जी लगा देना है। अच्छा, ध्यान से देखो, इस वाली कॉइल में क्या कोई सेल लगा है? क्या कोई बैटरी लगी है? क्या कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो धारा दे रही हो इसको? इसके पास अपनी कोई धारा है क्या? बताओ, नहीं है। इसके पास तो है, लेकिन इसके पास नहीं है। इस वाली कुंडली को हमने P लिख दिया। P मतलब प्राथमिक या प्राइमरी, और इस वाली को S लिख दिया। S माने सेकेंडरी, दूसरी, द्वितीय, कुछ भी कह सकते हो। अब सुनिए, जो पहली कुंडली है प्राथमिक वाली, हम परिवर्तन इसमें करेंगे, जो भी करेंगे, और उसका प्रभाव मिलेगा हमको इस पर। तो एक में चेंज का रिजल्ट दूसरे में आ जाए, यही तो अन्योन है। देखिए जरा, इसमें मान लो धारा का मान बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, तो हम लिख देंगे बढ़ती हुई धारा। बढ़ती हुई धारा, ये धारा बढ़ा रहे, बढ़ाते किसकी मदद से हैं? RH की मदद से। भाई, इसका प्रतिरोध कम करते जाओगे, सर्किट में बहने वाली धारा का मान बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा करते जाओगे, सर्किट में धारा कम होती जाएगी। तो अभी चूंकि हमने बढ़ती हुई धारा बनाई है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इसमें धारा बढ़ रही थी, और चूंकि जब धारा बढ़ेगी या घटेगी, तो इस कुंडली में जो फ्लक्स गुजर रहा था ना, उसका मान भी तो बदलेगा। फ्लक्स I पर निर्भर करता है, धारा पर। जैसे धारा बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये जो फ्लक्स बढ़ेगा, ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो इस तरह बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती हैं? ऐसा इनका डायग्राम बनाता हूं मैं। तो ये देखो जरा ध्यान से, जो कुंडली इस सेकेंडरी प्राइमरी से जा रही है रेखाएं, वो कुछ मात्रा में सेकेंडरी से भी तो गुजर रही। देखो ध्यान से, सभी नहीं, लेकिन कुछ तो गुजर रही ना उसके अंदर से। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम प्राइमरी कुंडली में कोई परिवर्तन ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सेकेंडरी पर असर आ रहा है। बगल वाले घर में या सामने वाले घर में आग लग जाए, हम कहते हैं आग ना सही, आंच तब भी आएगी। नहीं आएगी? बताओ। तो वही सिस्टम यहां पर है कि प्राथमिक कुंडली में यदि धारा के मान को हम बढ़ा रहे हैं, तो प्राथमिक कुंडली का ही फ्लक्स भी बढ़ेगा।
और जब प्राथमिक का बढ़ेगा तो वो पहुंचेगा कहां तक? सेकेंडरी तक पहुंचेगा, क्योंकि सेकेंडरी बिल्कुल पास में रखी हुई, बस टच नहीं होनी है, जुड़ना नहीं है दोनों को, इतना स्पेस रखना है खाली। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बढ़ाया जाए तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ठीक बगल में रखी द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब इसमें भी फ्लक्स बदला है, और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें भी तो प्रेरित धारा पैदा होगी, इसमें भी तो विद्युत वाहक पैदा होगा। ये जो इस वाले में प्रेरित धारा बहेगी, इसमें दूसरी वाली में, ये क्या कोशिश करेगी? जिसकी वजह से जन्म ले रही है उसका विरोध करेगी। जन्म किसकी वजह से ले रही है? प्राथमिक में धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, और बढ़ने का विरोध करने के लिए इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए प्रेरित धारा की? विपरीत। तो यानी जो इसमें धारा बहेगी, ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन समझना जरा, इसमें जो धारा बहेगी वो इस तरफ बहेगी, देखो ऐसा उल्टा, वो धारा इधर आ रही थी देखो, तो ये प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? उससे विपरीत हो जाएगी। देखो एक डायग्राम तो ये, तो इसका फ्लो तुम्हारा देखो इस तरीके से हुआ, एरो बना दो विक्षेपित। दोबारा हम इसी चीज को फिर बनाएंगे डायग्राम को, दो बार में इसको समझना है आपको। फिर प्राइमरी कुंडली बनाओ आप, फिर एक धारा नियंत्रक लगा दो रियोस्टेट, फिर वही बैटरी अपनी सेल बैटरी लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। ये प्राथमिक कुंडली है, इसके बगल में यही द्वितीयक कुंडली रखी है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ध्यान से समझना जरा, ये सेकेंडरी है। मैंने कहा इस बार ये जो धारा थी इसमें ये बढ़ नहीं रही, बल्कि क्या हो रही? घट रही, घटती हुई धारा बना दी, घटती हुई धारा। ये जब धारा घटाई जाएगी, ध्यान देना, बात हमारा घटने बढ़ने से नहीं है, बात बदलने से है। धारा के मान में अगर परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा पैदा होगी। अब चूंकि इसमें धारा का मान इस बार घट रहा, देखो, तो जो फ्लक्स इसमें था उसका मान भी तो डाउन होगा, और उस फ्लक्स का प्रभाव ध्यान से देखना दूसरी वाली कुंडली तक मिलेगा तुम्हें प्रभाव, ऐसा नहीं कि वहीं तक है। ये जो फ्लक्स की रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, ये वहां तक जा रही कि नहीं जा रही? दूसरे तक, देखो दूसरी कुंडली तक इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अगर यहां धारा घट रही पहले वाली में, तो इसका फ्लक्स घटेगा, यानी ये रेखा इसमें घटेगी, तो उसमें भी तो कुछ घटेंगी कि नहीं घटेंगी बताओ? तो दूसरी कुंडली से होकर जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके मान में भी परिवर्तन होगा। फिर दूसरी कुंडली में फ्लक्स बदला तो फिर उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा पैदा होगी। वो प्रेरित धारा जो दूसरे में इस बार पैदा हुई है वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण पैदा हो रही है। किस कारण से पैदा हो रही है? इसमें धारा के घटने का। तो ये घटने का विरोध करना चाहती है, किसी के घटने का विरोध करोगे यानी उसको बढ़ाना चाहोगे आप, यही तो मतलब है, तो उसका सपोर्ट करना होगा कि नहीं? तो जिस दिशा में ये बह रही थी मुख्य धारा, देखो, तो प्रेरित धारा भी उसी दिशा में बहेगी, देखो उसी तरह से, इस तरह से, इस दिशा में, देखो ये प्रेरित धारा हो गई। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो घटना है, यानी एक कुंडली में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी कुंडली में प्राप्त हो जाना, अन्योन प्रेरण कहलाता है। डायग्राम बनाना है तुम्हें, लेकिन मैं परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद आप आराम से डायग्राम बनाइए, या पहले डायग्राम बना लो फिर हम परिभाषा बोलते हैं। देखिए अब हम लोग परिभाषा अन्योन प्रेरण की लिखने वाले हैं, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये कहेंगे कि दो कुंडलियां हैं, पहली वाली प्राथमिक और दूसरी वाली द्वितीयक है। तो आप लिखिएगा यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हूं, पास पास रखी हूं, और प्राथमिक कुंडली में देखो प्राथमिक कुंडली में क्या क्या है ये सब बताना है। रियोस्टेट है यानी धारा नियंत्रक, बैटरी और कुंजी लगी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा नियंत्रक,
RH ब्रैकेट में लिख दो। बैटरी B तथा कुंजी K लगी है, जबकि दूसरी कुंडली में, दूसरी या द्वितीय कह दो, जबकि द्वितीय कुंडली में केवल क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर, हाँ धारा मापी लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी लिख दो, जी लगा है। ये तो बात हो गई डायग्राम में है क्या उसके बारे में। अब हम कहेंगे कि अगर प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बढ़ाया जाए तो अब आगे लिखिए, यदि प्राथमिक कुंडली P, प्राथमिक कुंडली P में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली P में बहने वाली धारा को बढ़ाया जाए तो गुजरने वाला फ्लक्स बदलने लगता है। देखो भाई, जब धारा बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स बदलने लगेगा, और सेकेंडरी उसके बगल में है तो उसके भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो आगे लिखेंगे, क्योंकि द्वितीयक कुंडली समीप रखी है, अतः उसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, जिस कारण से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा बहने लगती है। अच्छा, इसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी, क्योंकि बढ़ने वाले केस में चल रहे ना। इस धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी। ये पहले डायग्राम का मैटर हमने लिखा। अब हम बात करेंगे इसके उल्टा, यानी अगर प्राथमिक कुंडली में धारा घटाई जाए तो भी फ्लक्स बदलेगा, और बगल में द्वितीयक रखी उसमें भी बदलेगा। तो इस बार लेकिन जो धारा बहेगी वो उसी दिशा में बहेगी, सपोर्ट करने वाली। अब लिखिए, इसी प्रकार यदि कुंडली P, अब P लिख दिया मैंने, प्राथमिक नहीं लिखा, P मतलब प्राथमिक है। इसी प्रकार यदि कुंडली P में धारा को घटाया जाए, धारा को घटाया जाए तो इसमें भी देखो इस बार फ्लक्स बदलेगा, तो साथ ही साथ बगल वाली कुंडली में फ्लक्स बदलेगा। धारा को घटाया जाए तो प्राथमिक कुंडली में व समीप रखी द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित होता है।
जिस कारण से द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी। इसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी, यानी जिस दिशा में n धारा है उसी दिशा में प्रेरित धारा होगी। तो ये तो हो गई परिभाषा विस्तार में। अब शॉर्ट में दोनों बातों को एक साथ बता देते हैं 2 लाइन में कि अन्योन्य प्रेरण है क्या। तो अब कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली में धारा में अगर परिवर्तन किया जाए, परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा बहती है जो मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये मेन परिभाषा आप लिखा रहे हैं, ये जरूर याद करना, ऊपर वाला सब चाहे भूल जाना। तो लिखिए, यदि दो कुंडली P व S समीप रखकर प्राथमिक कुंडली में मतलब समझते हो P, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है जिसकी दिशा मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। नोट करें, देखिए हम लोगों ने अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा सीखी है। अब हम जानना चाहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या जानना चाहते हैं? देखिए, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक मिलते जुलते होते हैं। एक चीज अगर आप तैयार करेंगे दूसरा अपने आप उसी जैसा है, तैयार हो जाएगा। हम पीछे स्वप्रेरण पढ़ा चुके हैं, तो आप चाहें तो वो थ्योरी सामने रख लें और मिलाएं, देखें कितना मैच हो रहा है। मिलाते जाना जरा। देखिए ध्यान देना, हेडिंग तो डाल लीजिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इंग्लिश में कहें तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं इसको। अब इसमें है क्या, जरा मैटर समझना थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस बार 2 कुंडलियां हैं और स्वप्रेरण में 1 थी। अब 2 हैं, इसलिए फेरों की संख्या हम लोग पहली वाली में N1 मानेंगे और दूसरे में N2। ध्यान रखना, यानी यहां पर N1 N2 E1 E2 I1 I2 इस तरह की बातें होंगी। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, ध्यान देना जरा प्लीज, हमारी जो मेन कैलकुलेशन है, मेन गणना है, वो दूसरी कुंडली पर है क्योंकि म्यूचुअल पढ़ रहे हैं, बगल वाले पे असर देख रहे हैं। तो हम कहेंगे, देखो पहले तो ये मान लेते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1
वह धारा I1 है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 तथा विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये तो मान लिया मैंने, यानी पहली कुंडली के लिए जो कुछ मानोगे सब में सफिक्स 1 डाल दोगे और दूसरे के लिए जो मानोगे उसमें सफिक्स 2 डाल दोगे। अब हम एक बात कहेंगे कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली की धारा प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती होती है। मतलब क्या है इसका जरा समझना। मैंने कहा जो दूसरी वाली कुंडली है, 2 कुंडलियां थी अगल बगल, दूसरे में जो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बनेगी वो पहली वाली कुंडली में जो धारा बह रही ना उस पर निर्भर करेगी। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगी तो घटेगा। यानी देखो दूसरे में जो परिवर्तन होंगे, यानी N2 Φ2 लिया मैंने, दूसरी कुंडली में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं कहें तो भाई फेरों संख्या कितनी है N2 और फ्लक्स Φ2। ये निर्भर किस पर करेगी? प्राथमिक की धारा पर। इस जगह गौर करिए, दूसरी वाली कुंडली की अपनी तो कोई धारा थी नहीं, वो तो बगल वाले की वजह से सब चेंज आ रहा है उसमें, यही तो हम सीखने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे दूसरी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं हैं वो निर्भर करेंगी किस पर? प्राथमिक की धारा पर। स्वप्रेरण में ऐसे सफिक्स नहीं थे, लेकिन वहां सीधा लिखा गया N फाई समानुपाती आई, क्योंकि वहां एक ही कुंडली थी तो सफिक्स कोई मैटर नहीं है। अब जब समानुपाती हटाओगे जरा भैया देखो, तो हमेशा से जानते हो कांस्टेंट डालते हो, पिछले वाले में L डाला था, ये लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए यहां पर हम कांस्टेंट M डालेंगे। क्या डालेंगे? MI1। ध्यान देना जरा बात को, यहां जो M है ना भैया लोग, यहां जो M है भैया, उनकी बहनें सभी सुन लें, यहां M को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अच्छा देखो, आप स्वप्रेरण वाली थ्योरी देखो, मिलाओ उससे ऐसा ही इसी स्टाइल से चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? फिर क्या माना था किसी को याद है? इस जगह के बाद परिभाषा बनानी थी मुझे, तो मैंने I1 को कितना मान लिया था? देखो धारा कितनी मान ली थी वहां? 1 मान ली थी कि नहीं मान ली थी बताओ? तो I1 को 1 मान लो तो N2 Φ2 देखो किसके बराबर आ गया? N2 Φ2 बराबर M आया कि नहीं आया बताओ? उसमें L आया था स्वप्रेरण में। अब देखो यहां से परिभाषा बनेगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। सुनिए, ये दो कुंडलियों के लिए होता है, तो कहेंगे 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। बताओ, तो यहां से परिभाषा बनेगी। देखो, 2 कुंडलियों के मध्य, 2 कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स
ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो या एकांक हो, एकांक भी लिख सकते हो, 1 एम्पियर भी लिख सकते हो। तो देखो पहली परिभाषा हो गई इससे। दूसरी परिभाषा हमने याद करो फैराडे के प्रथम नियम से बनाई थी, वहां पर, यहां भी वहीं से बनाएंगे। तो अब सुनिए पुनः फैराडे के प्रथम नियम से, पुनः फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम में हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक यूज करते हैं कि नहीं करते, बताओ। पिछले वाले में ई लिखा था, इसमें हम सेकेंड वाली कुंडली पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो E2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसको क्या कहोगे? E2। और वो n डेल्टा फाई था, तो N2 d फाई या डेल्टा फाई जो लिखना चाहो, और अपान dt। बस यहां पर N2 φ2 यूज किया है। अब सुनना जरा, N2 संख्या है, डिफरेंशियल के अंदर ले जाओ, d/dt N2 φ2 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और N2 φ2 अभी देखो मैंने कुछ निकाला है, Mi1 निकला था कि नहीं निकला था, पीछे देखो। N2 φ2 का मान क्या निकला था, देखो यहाँ पर Mi1 था, तो ये यहाँ पर Mi1 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बताओ। तो रखो। अच्छा, E2 बराबर माइनस d/dt Mi1, m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो डिफरेंशियल के। E2 बराबर माइनस m di1 अपान dt। m का मान बनाना है मुझे, तो माइनस पक्षांतर कर दो, और ये di1 अपान dt पक्षांतर कर दो। एक ये भी सूत्र रहेगा, सवालों में इस्तेमाल होगा। अब यहां पर हम मान ले रहे हैं कि जो di1 अपान dt है वो 1 है, तो M2 का मान देखो E2 के बराबर आया, लेकिन ऋण था। ऋण हटाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? संख्यात्मक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो यहां से परिभाषा बनेगी, दो कुंडलियों के मध्य, M2 कहां से डाल दिया मैंने, M2 नहीं, इसको M लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? M। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। di/dt को क्या बोलेंगे? परिवर्तन की दर। तो चलिए लिखता हूं, किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ये तो परिभाषा हो गई।
जरा m का मात्रक भी सुन ले। m का मात्रक, देखिए ध्यान रखना, जो मात्रक l का था वही m का है, और l का क्या था, हेनरी। जो विमा l की निकली थी वही इसकी विमा होगी, वो थी हमारी ml2 P-2 A-2। नोट कर लीजिए इसको।